मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का विषय है यूरोपियों का भारत में आगमन। जब हम यूरोपियों की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि यूरोपियों के आगमन से पहले भारत के साथ यूरोप का व्यापार होता कैसे था। तो जब इस बात की बात आती है कि यूरोप के साथ व्यापार हमारा कैसे था, तो उसमें यह देखते हैं कि कुछ भारतीय समुदाय और अरबों के माध्यम से ही हम व्यापार करते थे। जैसे दक्षिण में दो है, एक चेट्टियार समुदाय और दूसरा है चुलिया मुसलमान। भारत से विदेशों को होने वाले व्यापार पर भारत में इन दोनों का नियंत्रण था। ये दोनों व्यापार अरबों के माध्यम से करते थे। ठीक है। अब अगर अरबों के माध्यम से करते तो समस्या क्या थी कि अगर हम लोग ये देखा जाए कि व्यापार की मार्ग क्या थे, तो ये भारत से व्यापार दो मार्गों के माध्यम से होता था। पहला था फारस की खाड़ी और दूसरा था लाल सागर। लेकिन फारस की खाड़ी में होकर के बाद स्थल पड़ता था, लाल सागर से भी जाने के बाद स्थल पड़ता था, जिसमें से फारस की खाड़ी जो है इस मार्ग को ज्यादा प्रेफर किया जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि शीत ऋतु में लाल सागर के मुहाने पर घना कोहरा होता था। इस घने कुहासे के कारण लाल सागर के मार्ग से लोग नहीं जाते थे। दूसरा, यहां पर सोमालिया, इरिट्रिया इत्यादि देश पड़ते हैं जो आज अफ्रीका के सबसे निकृष्टतम या गरीब देशों में आते हैं। इस क्षेत्र में दलदली भूमि भी पाई जाती है और जंगली भी है। तो यहां से जब ऊपर जाते थे ये लोग जंगल में, तो वहां पर ज्यादातर काफिलों को लूटने का कार्य किया जाता था। इसलिए ज्यादा रिस्की मार्ग होने की वजह से लाल सागर वाले मार्ग को लोग कम प्रेफर करते थे, बल्कि फारस की खाड़ी से ही व्यापार होता था। अब जो केंद्र था वो था कुस्तुनतुनिया। भारत से वस्तुएं चेट्टियार समुदाय और चुलिया मुसलमानों के द्वारा अरबी व्यापारियों को बेची जाती थी। ये अरबी व्यापारी उन वस्तुओं को ले जाकर के कुस्तुनतुनिया में बेचते थे। कुस्तुनतुनिया यूरोप और भारत के व्यापार के मध्य एक कड़ी का कार्य करता था और कुस्तुनतुनिया से यूरोप को व्यापार करने वाले वियना और जिनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था। ठीक। वियना और जिनेवा के व्यापारियों का कुस्तुनतुनिया से यूरोप के मध्य होने वाले व्यापार पर एकाधिकार। इधर साइड में जब देखते हैं तो अरबों का अधिकार। 1453 में तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया। तुर्क यूरोपियों के साथ व्यापार के पक्ष में नहीं थे। तो अगर तुर्कों का यूरोपियों के साथ व्यापार होता भी तो ये तुर्क इस व्यापार में बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लेते, यानी वस्तुएं काफी महंगी पहुंचती। अब अगर वस्तु बहुत महंगी पहुंचती है यहां पर, तो यूरोपियों को वस्तु महंगी मिलेगी, स्वाभाविक है। इसलिए 1453 के बाद यूरोप में एक पुनर्जागरण की बात आती है, यानी कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम दुनिया के अलग देशों से, दूसरे देशों से भी स्वयं संपर्क स्थापित कर लें, किसी बीच में मध्यस्थ की आवश्यकता न हो। इसी समय स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन इत्यादि देशों ने नए मार्गों की खोज का प्रयास प्रारंभ किया और पहला प्रयास किया 1487 में बार्थोलोमो डियाज
लोमो डियाज, ये एक व्यक्ति है। और व्यक्ति कैसा? ये पुर्तगाली। बार्थोलोमो डियाज ने पहला प्रयास किया भारत पहुंचने का, और मार्ग इन्होंने क्या किया? क्योंकि उस समय जब 1453 में तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर, तो यूरोप के अधिकतर देशों ने समुद्री यात्राएं करनी प्रारंभ कर दी। नए नए जहाज बनने लगे, अच्छे किस्म के जहाज बनने लगे, ताकि उन जहाजों के माध्यम से हम दूसरे द्वीपों से संपर्क स्थापित कर सकें। ये है पुर्तगाल वाला क्षेत्र, ये है स्पेन। बार्थोलोमो डियाज 1487 में अपनी यात्रा आरंभ करके वो अफ्रीका के चतुर्दिक होते हुए अफ्रीका के एकदम निचले हिस्से में, यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं उत्तमासा अंतरिक्ष। वह पहली बार 1487 में प्रयास किया भारत पहुंचने का और उत्तमासा अंतरिक्ष तक पहुंचा। लेकिन यह प्रयास यहीं खत्म नहीं हुआ। अगला प्रयास 1494 में कोलंबस ने किया। सॉरी, 1494 में कोलंबस ने किया अगला प्रयास। और कोलंबस निकला था पुर्तगाल से कि वह इंडिया को ढूंढ लेगा, लेकिन वह निकला इंडिया को ढूंढने और पहुंच गया अमेरिका। और उसने 1494 में अमेरिका की खोज कर ली। बाद में उसने उसको इंडिया कहा, लेकिन जब पता चला कि नहीं, इंडिया दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड है, तो उसको वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया गया और वो वेस्ट इंडीज हो गया। ये चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ अब देखिए, 1498 में ये समय था वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा भी 1498 में पुर्तगाल के राजकुमार की अनुमति से भारत की खोज में निकला और उसका मार्ग पुर्तगाल से अफ्रीका, यहां से उत्तमासा, उत्तमासा के बाद हारमुज के पास, यानी लाल सागर के तट के पास। हारमुज तो यहां पड़ जाता है, लेकिन लाल सागर के पास, और यहां से वह सीधे कालीकट, दक्षिण भारत में एक स्थान कालीकट, वहां पहुंचता है कब? 1498 में। और यहीं पर भारत की खोज यूरोप वासियों के लिए प्रारंभ पूर्ण हो गई। अगर यूरोपियों के लिए भारत की खोज पूर्ण हुई, तो अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि यूरोपीय भारत को आखिर खोजना क्यों चाहते थे? क्यों एक अलग मार्ग की बात करना है? जरूरत तो नहीं होगी। समस्या क्या थी कि संपूर्ण मुगल काल की अगर हम बात करें, तो इस मुगल काल में भारत का व्यापार बहुत ज्यादा संतुलित था और यह व्यापार हमेशा इनके पक्ष में रहा। तो अगर मुगल काल में व्यापार भारत के पक्ष में था, तो ये व्यापार की कोई ना कोई दिशा भी रही होगी। समस्या ये है कि यह व्यापार की दिशा भी अरबों के माध्यम से संपूर्ण अरब, यूरोप और लगभग संपूर्ण एशिया तक किया जाता था। अब वस्तुएं क्या क्या रही होंगी? इन वस्तुओं में भी देखा जाए तो सबसे पहले सूती वस्त्र, नील,
मुगलों की स्थापना के बाद, यानी मुगलों के आने के बाद एक नई वस्तु उत्पादित शुरू हुई जिसे कहते हैं सोरा, काली मिर्च, लकड़ी के सामान इत्यादि अन्य रिहायशी जो भी सामान रहे। समस्या, वस्तु इत्यादि वहां पर भी हो सकते थे, लेकिन काली मिर्च की मांग सबसे ज्यादा थी और भारत इस काली मिर्च का निर्यात सबसे ज्यादा करता था। उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन भारत का व्यापार काली मिर्च के लिए, इनके जो व्यापारी थे, ये चुलिया और चेट्टियार समुदाय, ये लोग सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन देशों से, जो पूर्वी देश हैं, इन देशों से काली मिर्च आयात कर लेते थे और फिर इस काली मिर्च को यूरोप के देशों में भेज दिया करते थे, बेचते थे। ये व्यापार की दिशा है। काली मिर्च क्यों ज्यादा जरूरी था यूरोपियों के लिए? क्योंकि शीत ऋतु में यूरोपियों का जो भोज्य पदार्थ होता था, जो भी मीट मांस खाते थे, उसमें ये वाइल्ड में मांस खाते थे, उस पे ये काली मिर्च और नमक केवल यही डालते थे। काली मिर्च और नमक उसके ऊपर डाल दिया जाता था और फिर इसका सेवन करते थे। ये चीजें इनके साथ थी। अब अगर काली मिर्च ही उनका मुख्य भोज्य पदार्थ हो चुका है, खाने में उसकी आवश्यकता है, काली मिर्च गर्म होता था, ठंडी में उनको राहत देती थी, इसलिए काली मिर्च का ज्यादा सेवन करते थे। यानी अपनी जीवन को बचाने के लिए काली मिर्च उनके लिए जरूरी था। अगर काली मिर्च जरूरी है जीवन के लिए, तो काली मिर्च की वो कोई भी कीमत चुका सकते थे। अब समस्या ये थी, काली मिर्च की निर्बाध आपूर्ति उनको होती रहे। उस आपूर्ति के लिए ही इन्होंने भारत के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हर हद पार किया, हर खोज की और बहुत ज्यादा निवेश भी किया भारत को ढूंढने में। ये चीजें, अब समस्या ये थी कि भारत को तो पुर्तगालियों ने खोज लिया, लेकिन जब पुर्तगाली भारत के साथ व्यापार करेंगे तो पुर्तगालियों का तो एकाधिकार होगा यूरोप के साथ। तो अगर एकाधिकार होता तो वो एकाधिकार आज नहीं तो कल टूटना है। अब यहां हम देखते हैं कि कैसे पुर्तगालियों ने भारत के साथ संबंध स्थापित किए और कैसे इस व्यापार में उन्होंने लाभ कमाया। ये समझ में ठीक है। तो मैप के थ्रू उत्तम आसान द्वीप, हार्मुज बंदरगाह, फिर कालीकट, ये उसका मार्ग। ठीक है। पुर्तगीज, अब अगर हम लोग भारत के पश्चिम तट पर पुर्तगालियों के आगमन से पूर्व प्रमुख बंदरगाहों को देखें तो उसमें कुछ ही बंदरगाह महत्वपूर्ण थे, जिसमें 3 गुजरात और 3 नीचे केरल और कर्नाटक वाला, केरल के तट पर। जैसे पहला है कालीकट, दूसरा है कोचीन, तीसरा है सूरत, चौथा कैम्बे और भड़ौच। ये प्रमुख बंदरगाह थे। अब अगर पुर्तगाली आते हैं, कालीकट तट पर उतरते हैं, तो उनके व्यापार का प्रमुख जो भी केंद्र होगा वो यही हो सकते थे। पूर्वी तट पर वो शायद ना आते, क्योंकि आवश्यकता की वस्तुएं अगर पश्चिमी तट पर ही मिल जाती है तो फिर पूर्वी तट पर आने की आवश्यकता प्रारंभिक दौर में नहीं होगी। लेकिन जब व्यापार में वस्तुओं की मांग ज्यादा बढ़ेगी, निर्यात ज्यादा शुरू होगा, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विस्तार भी ज्यादा किया जाएगा, अधिकतर बंदरगाहों तक पहुंच भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रारंभ में
पुर्तगालियों की जो बस्तियां बसी वो इसी साइड में थी, अधिकतर बस्तियां यही मिलती हैं। दूसरी तरफ या पूर्वी तट पर या बंगाल के आसपास उनकी बस्तियां नहीं मिलती हैं। जैसे वास्को डिगामा जब आया था तो अब्दुल मनीद, ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था। इसको साथ लेकर आया और कालीकट में जिस बंदरगाह के पास जो तट था उस तट को कहा गया कप काडू। कप काडू, ठीक है। अब इस बंदरगाह पर उतरा, गुजराती पथ प्रदर्शक के साथ आया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो वहां कालीकट बंदरगाह के आसपास रहने वाले जो भी व्यापारी थे, पहला। दूसरा, वहां पर जो मुस्लिम आबादी थी, इन सब ने इसका काफी विरोध किया। वहां के व्यापारी लोकल, वहां की मुस्लिम आबादी, उन सब ने वास्को डिगामा के कालीकट तट से व्यापार करने के निर्णय का विरोध किया और परिणाम स्वरूप वहां के शासक, नाम था जमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। यानी लोकल लोगों के विरोध के परिणाम स्वरूप अगर शासक का समर्थन मिल जाए तो आप जिस उद्देश्य से वहां पहुंचे वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो सकता है। वास्को डिगामा के साथ भी ठीक यही हुआ, ठीक है। स्थिति क्या थी कि वास्को डिगामा ने भारत से काली मिर्च कुछ खरीद कर लेके गया था पुर्तगाल, और इस काली मिर्च को जब उसने बेचा तो इसे बेचने के बाद सारे खर्चे काट दिया जाएगा। उसके आने में, जाने में, यहां जो भी उपहार दिया वो सारे खर्चे अगर काट दिए जाएं तो वो सारे खर्चे काटने के पश्चात भी उसे इस आने जाने के व्यापार में 60 गुना ज्यादा का फायदा हुआ। सोचिए, अगर इतना ज्यादा फायदा हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्क लेने में दिक्कत क्या थी। और स्वयं आप संपर्क में आ रहे हैं, अब बीच में किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं थी। तो अगर स्वयं आपको मार्ग पता है, आप स्वतः जानते हैं, आप वहां जा सकते हैं, वहां से वस्तुएं ला करके आप अपने यहाँ बेच सकते हैं और उसे बेचने के बाद आपको 60 गुना ज्यादा फायदा ले, तो आप ऐसा करना हमेशा चाहेंगे। ठीक, दूसरा अभियान देखते हैं। दूसरा अभियान 1500 में आया पुर्तगालियों को। पहला अभियान 1498, दूसरा अभियान 1500 में पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल। ये यानी पुर्तगालियों का दूसरा जो अभियान दल आया वो 1500 में पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल का आया। और कैब्रेल के समय इन्होंने जो कार्य किया वो ये था कि एक अरब जहाज को, एक अरबों की जहाज को इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ने के पश्चात इस जहाज को उस समय के शासक जमोरिन को भेंट दिया, भेंट स्वरूप दे दिया। देखिए, इससे परिणाम क्या निकलता है कि अब तक व्यापार पर एकाधिकार अरबों का है। अरबों के जहाज को पुर्तगालियों द्वारा पकड़ने से यह निष्कर्ष निकल गया कि जल सेना सर्वश्रेष्ठ पुर्तगालियों की है और अब भविष्य में अगर समुद्र के माध्यम से कोई भी व्यापार करना है तो उस व्यापार में पुर्तगालियों की श्रेष्ठता स्थापित होगी। एक निश्चित हो गया था। तीसरा जो आया वो 1502 में आया और इस 1502 में वास्को डिगामा ही
पुनः भारत आते हैं। यानी वास्को डिगामा का ये दूसरा भारत अभियान है, दूसरी बार आए। और वास्को डिगामा के आने के पश्चात ही भारत में पुर्तगीज कंपनी की स्थापना होती है। 1503 में कोचीन 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। स्थिति देखिए, 1500 में अरबों के जहाज को पकड़कर जमोरिन को भेज दिया गया। जमोरिन को एक व्यापारिक जहाज मिलने से जमोरिन खुश, यानी जमोरिन अगर सुल्तान खुश हैं तो सुल्तान इन लोगों को व्यापारिक एकाधिकार या व्यापारिक अधिकार भी ज्यादा देगा, यानी व्यापार अब कर सकते हैं। अंततः 1502 में वास्को डिगामा के आने पर स्थिति क्या होगी? भाई पहले से ही हमारी मित्रता थोड़ी सी घनिष्ठ हो गई है, अर्थात यहां पर एक अधिकार मिल गया कि आप फैक्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। ये पहली फैक्ट्री। दूसरी 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनी की स्थापना की गई। यानी दो फैक्ट्रियां एक साथ आई हैं। अब फैक्ट्रियों की स्थापना से समुद्र पर सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो चुकी थी पुर्तगालियों की। तो अगर समुद्र पर सर्वश्रेष्ठता स्थापित है तो जो सुल्तान होंगे उनके साथ भी कुछ न कुछ संबंध बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता था। तो अब संबंध बनाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ही थी। और दूसरी चीज, व्यापारिक एकाधिकार भी चाहिए, ताकि सुल्तानों को भी पता चल जाए समुद्र में उतरना है तो पुर्तगालियों से स्वीकृति आवश्यक होगी। ये चीजें आई। इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक नई व्यवस्था थी जिसे कहा कार्टेजा। कार्टेजा या कार्टेज। कार्टेज, ठीक है। कार्टेज क्या था? यह एक पत्र होता था। इसे भी पहली बार जो जारी किया गया था वो 1502 में जारी किया। पहली बार कार्टेज जारी 1502 में किया गया। एक पत्र होता था और यह पत्र पुर्तगालियों को छोड़कर अन्य जो भी व्यक्ति कहीं अलग व्यापार करना चाहे उनके लिए था, यानी अन्य व्यापारियों के लिए, दूसरे जो भी व्यापारी थे उनके लिए होता था। अब अगर कार्टेज अन्य व्यापारियों के लिए है, इस कार्टेज में क्या था? एक निश्चित शुल्क पर, यानी एक निश्चित शुल्क चुकता करके ही आप अपने जहाज को व्यापार के लिए ले जा सकते हैं समुद्र में। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं करते तो इसका उल्टा होता। बिना कार्टेज वाले जहाजों को पुर्तगाली ही लूट लिया करते थे या उन जहाजों को समुद्र के ही अंदर डुबो दिया करते थे। यहां तक कि इस कार्टेज को अकबर, मुगल शासक अकबर भी वर्ष में एक कार्टेज निःशुल्क प्राप्त करते थे। यानी मुगल शासक अकबर को भी वर्ष में एक कार्टेज निःशुल्क पुर्तगालियों द्वारा प्रोवाइड कराया जाता था। अर्थात मुगल शासक अकबर भी बाह्य व्यापार में संलग्न थे। मुगल जहाज भी व्यापार के लिए बाहर जाया करते थे। चलिए 1505 के टाइम है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यह पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। और जब ये वायसराय बनकर आए तो इनका क्या था कि शांतिपूर्ण व्यापार किया जाए।
जो व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था को चलाए रखा जाए और अधिकतम व्यापार अधिकतम लाभ की पॉलिसी पे कार्य करें। तो इन्होंने एक नीति अपनाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, यानी शांत जल की नीति। इसे शांत जल की नीति कहा गया। इसके अकॉर्डिंग कहा क्या गया कि पुर्तगालियों का मूल उद्देश्य कार्टेजा के माध्यम से, निकार्टेज के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है वह समुद्र पर एकाधिकार और दूसरा अपने व्यापार को अधिकतम करना। किसी के आंतरिक मामले यानी वहां लोकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये चीज इन्होंने किया। नेक्स्ट जो आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आते हैं और इन्हें ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कारण क्या था? इस बंदे ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, उसको पूर्णतः उलट दिया। इनका उद्देश्य था कि अगर हम समुद्र पर श्रेष्ठ हैं तो क्यों न उस श्रेष्ठता को भारतीय शासकों के सामने भी प्रदर्शित किया जाए। अगर उस श्रेष्ठता को भारतीय शासकों के भी सामने प्रदर्शित किया जाता है तो जरूरी है कि उसका लाभ भी ज्यादा मिल सकती है और उन शासकों से हम एक समानता के स्तर पर बातचीत भी कर सकते हैं। किया क्या इन्होंने कोचीन को मुख्यालय बनाया। थोड़ा सा ईसाई मत को भी ज्यादा मानता था, ये थोड़ा सा धर्मावलंबी भी ज्यादा था और ईसाई धर्म को प्रसारित भी करना चाहता था भारत में। दूसरा, कोचीन को मुख्यालय बनाने के बाद 1510 में बीजापुर सुल्तान से शासक से गोवा को जीत लिया। यानी पुर्तगालियों का बाद में चलकर राजधानी गोवा जो 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहा, वो 1510 में फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से जीता गोवा और गोवा को ही राजधानी बनाई। चीजें आई, ठीक है। 1511 में मलक्का जल डमरू मध्य सुना होगा आपने, ठीक है। था क्या कि मलक्का यहां से जो भारत से व्यापार होता था उसके मध्य पर पड़ता था और व्यापारिक दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसने क्या किया कि 1511 में मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी अब स्थिति क्या हो रही है कि अरब व्यापार जो भी था स्थल मार्ग से, उस व्यापार को धीरे धीरे नियंत्रित करने की, ताकि भारत से कोई भी वस्तु अरबों के पास तक न पहुंचे। सारा व्यापार पुर्तगालियों के माध्यम से ही किया जाए, अन्य माध्यम से न किया जाए। प्रत्येक बंदरगाह पर पुर्तगालियों का नियंत्रण, बंदरगाहों से समुद्र में जहाज उतरते पुर्तगालियों के ही नियंत्रण में, ठीक है। नेक्स्ट 1515 हारमुज पर अधिकार कर लिया। हारमुज जो है
ये फारस की खाड़ी जिसके माध्यम से यूरोपियों के आगमन से पूर्व व्यापार होता था अरबों के द्वारा, वहां पर फारस की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह नगर था। यानी अरब क्षेत्र की वस्तुएं भी हारमुज के पास आकर ही व्यापार के लिए जाती थी। पुर्तगालियों ने या फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1515 में हारमुज पर भी अधिकार किया। ठीक, नेक्स्ट इसने जो काम किया, इसने कहा, सॉरी, देखिए इनका काम क्या, इन्होंने ये कहा कि जो यूरोपी हैं या पुर्तगीज हैं, पुर्तगीज हैं, ये भारत में बसने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। एक पहला पुर्तगीज वायसराय जिसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के पश्चात भारतीय कल्चर यानी भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती। पहला, अब अगर भारतीय संस्कृति की जानकारी मिलती है तो इस जानकारी से वो स्वयं को भारतीय समाज में स्थापित कर सकते थे, पहला काम। दूसरा, भारतीय स्त्रियों से विवाह कर धर्मांतरण की प्रक्रिया को बढ़ा सकते थे। इसका उद्देश्य धर्मांतरण था। यह भी कहता था कि भारत में पुर्तगालियों को या हमको चाहिए ईसाइयों को कि अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म बनवाया जाए, क्योंकि इसके आदेश पर गोवा में, बाद में दमन दीव इत्यादि में भी सभी मंदिरों को तोड़ डाला गया था। सभी मंदिर लगभग तोड़े गए। कुछ इसके अच्छे कार्य भी थे, जैसे पहला, सती प्रथा पर रोक लगाई। हिंदुओं के प्रति थोड़ा सहिष्णु था, लेकिन मुसलमानों के प्रति सहिष्णु एकदम नहीं था। इसलिए दूसरा जो था इसका, वह यह मुसलमानों को अत्यधिक तंग करता था। गोवा इत्यादि में जो भी मुस्लिम थे, इन लोगों को उसने बाहर कर दिया था। इनकी मस्जिद इत्यादि को पूर्णतः, इनके पूजा पाठ इत्यादि जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं, उन सब पर हमेशा के लिए रोक लगा दी थी, वो करने नहीं देता था। ये सारी चीजें थी। अब अगर ऐसे में स्थिति ये होती है कि आप पूर्णतः धार्मिक उन्माद में आ जाएं, तो उसमें समस्या ये हो जाती है कि ऐसा कार्य करने से आपके प्रति जो धर्म भारतीय जनमानस है वह रुष्ट हो जाएगा, और इसकी स्थिति होगी कि जो आपको अब तक सहयोग मिल रहा था वह सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, और यह सहयोग किसी अन्य के प्रति विस्थापित हो जाएगा। जैसे ही किसी अन्य को सहयोग मिलना शुरू हुआ, आप जो अब तक लाभ की स्थिति में थे, वो लाभ की स्थिति आपकी समाप्त हो जाएगी, और आप एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित हो जाएंगे। और इनके साथ भी स्थिति आगे चलकर यही होती है। जैसे ही दूसरी यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं, भारतीयों का जो भी दोस्ताना संबंध था वो उन कंपनियों के साथ हो जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों के धार्मिक नीति से वो तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने यह परिवर्तन किया। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है नीनो दा कुन्हा। (1529) से 1538 तक की है। देखिए, नया गवर्नर आया है, नई चीजें होंगी। इन्होंने कार्यालय जो अब तक कोचीन था, पहला इन्होंने कार्यालय कोचीन से गोवा ट्रांसफर, ठीक। और इन्हीं के समय में पुर्तगाली कंपनियों के, क्योंकि अब तक कोई यूरोपीय कंपनी आई नहीं थी, तो अभी तो एकाधिकारी ही है, क्योंकि और कोई विरोधी भी नहीं करने वाला है। तो जब एकाधिकारी हैं तो दूसरी जगहों पर लोकल शासकों के माध्यम से बात कर अपने क्षेत्र में विस्तार करने की नीति पे ये रहते हैं। इनके समय में कुछ नए पुर्तगाली बस्ती बनाई गई, जैसे सेंथोम, ये मद्रास के पास है। दूसरी बनी हुगली, ये बंगाल में, ठीक। यहां पर पुर्तगाली बस्तियां बसाई गई, स्थापित की गई। यानी नीनो दा कुन्हा के समय ये परिवर्तन आता है, यानी कुछ जगहों पर नई पुर्तगाली बस्तियां बसाई जाती हैं, जिन बस्तियों का उद्देश्य था अधिक से अधिक वस्तुओं तक पहुंच, भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों तक पहुंच, ताकि व्यापार में वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि की जा सके और लाभ की मात्रा में बढ़ोतरी। दूसरा इन्होंने जो किया, इन्हीं के समय बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह, प्रश्न था बहादुर शाह बेसिन को लेकर। प्रारंभ में बहादुर शाह के साथ एक समझौता हुआ और ये बेसिन का क्षेत्र पुर्तगालियों को मिल गया, और यहां पर इन्होंने, बेसिन या बसीन भी कहते हैं, इन्होंने अपनी बस्ती भी बसा ली। चलो ठीक था, लेकिन बहादुर शाह से जो समझौता हुआ था उसमें यह कहा गया था कि ये बेसिन की चारों तरफ किले बंदी नहीं करेंगे, बेसिन के चारों तरफ किले बंदी नहीं करेंगे। लेकिन पुर्तगालियों ने उस समझौते का उल्लंघन किया और बेसिन के चारों तरफ किले बंदी प्रारंभ करवा दी। इसी प्रश्न को लेकर के नीनो दा कुन्हा और बहादुर शाह में झगड़ा हो गया। कहते ये झगड़ा समुद्र के बीच में ही नाव के ऊपर हो रहा था, जहाज पर ही, और कहते इसमें जहाज पर हाथापाई में कहीं बहादुर शाह का पैर फिसला होगा या धकेल दिया गया होगा, जो भी हो, समुद्र में गिरकर मृत्यु हो गई बहादुर शाह की। यानी इस समय तक पुर्तगाली इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वह भारतीय शासकों से भी विवाद की स्थिति में थे, भारतीय शासकों से भी युद्ध की स्थिति में थे। स्थल पर नहीं कर सकते हैं तो समुद्र में कर सकते थे, लेकिन इस समय स्थिति यह आ गई थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन यहां पर होता है। 1538 अदन की खाड़ी, यहां पर तुर्की का अधिकार हो गया। यानी धीरे धीरे तुर्की अपनी शक्ति को बढ़ा रही है, और तुर्की की शक्ति बढ़ने का मतलब था पुर्तगालियों की शक्ति या व्यापार में थोड़ी बहुत कमी होना समस्या हो सकती थी। 1628 ये टाइम पीरियड है। देखिए आप पतन
कैसे भारतीय लोग या अरब लोग अंग्रेजों के संपर्क में आते हैं। पुर्तगालियों से उनकी दूरी बढ़ती चली जाती है। अंग्रेजों के संपर्क में आने का मतलब कि भारत से भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को सहायता भी मिल सकती है, वो सैन्य सहायता हो या आर्थिक सहायता हो या व्यापार में लाभ पहुंचाने की बात हो, वो चीजें यहां होती। इसलिए 1628 में अरबों के सहयोग से देखिए 1628 में अरबों के सहयोग से अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से हारमुज बंदरगाह छीन लिया। यानी ये टाइम है पुर्तगाली शक्ति के सर्वोच्च शिखर से पतन का। अगर पुर्तगालियों ने अपनी धार्मिक नीति अच्छे से क्रियान्वित की होती, सिर्फ व्यापारी बनकर रहे होते या अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्रदर्शित करते, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में नहीं, तो शायद भारतीयों का सहयोग इन्हें मिल सकता था। वो कार्य अंग्रेजों ने किया, भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया और पुर्तगाली बस्तियां धीरे धीरे खिसकने लगी। आइए नेक्स्ट पे। पुर्तगालियों की एक व्यवस्था थी। देखिए पुर्तगाली जो सामुद्रिक साम्राज्य था, पुर्तगालियों का जो भी सामुद्रिक साम्राज्य था उसे पुर्तगालियों ने एक नाम दिया। नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। इंडिया पहला, ये फैक्ट है कुछ, ठीक है। दूसरी जो व्यवस्था थी उन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। आते हैं हम लोग इसको देखते हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था पुर्तगालियों का क्या था। देखिए इसमें क्या है। कार्टेज क्या हो गया? एक पत्र, अर्थात वो सभी जहाज जिन्होंने पुर्तगालियों से आज्ञा पत्र प्राप्त किया है वो सभी समुद्र पर व्यापार के अधिकारी हैं, बस पुर्तगाली जहाजें उनको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुर्तगालियों को पैसा पेमेंट कर दिया है। आर्मेडा ये पुर्तगाली सैनिक जहाज था। काफिला का मतलब समूह व्यवस्था, जानते ही। इसमें क्या होता था कि व्यापार के लिए ऐसे सभी जहाज जो कार्टेज को प्राप्त किए रहते थे उनके समूह में एक साथ व्यापार के लिए ले जाया जाता था। उनके समूह के साथ पुर्तगाली जहाज सुरक्षा के लिए साथ जाते थे। ये व्यवस्था, ऐसी जो भी व्यवस्था थी ताकि भारत के शासकों को भी भारत के द्वारा होने वाले व्यापार में सम्मिलित किया जा सके, उनके जहाजों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके, उसी लेकर ही लेकिन वो व्यवस्था दी गई। यहां पर इन्होंने ये चीज दिया। ऐसी जो भी व्यवस्था थी उसको इन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था का नाम दिया और यह व्यवस्था ही पुर्तगालियों की सामुद्रिक शक्ति की द्योतक थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति ज्यादा श्रेष्ठ निकली तो यह व्यवस्था समाप्त हो गई। नेक्स्ट, ये पुर्तगाली स्वयं को सागर के स्वामी कहते थे। प्रारंभिक दौर है ये,
क्योंकि उस समय सागर पर सबसे श्रेष्ठ यही हैं, अन्य कोई नहीं था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आ गए तो सागर के स्वामी वो हो गए, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी सागर का स्वामी नहीं कहा। देखिए अकबर के समय में 3 जेसुइट मिशन भारत आए। 1642 में जेसुइट संत जेवियर भारत आए, और ये सभी जो भी आए मिशन, इन सबको भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को था। ये जो 3 जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में आए, इन जेसुइट मिशनों के मन में एक धारणा बैठ गई थी अकबर के कुछ कार्यों से कि कहीं ना कहीं अकबर ईसाई धर्म से प्रभावित है, और अगर ईसाई धर्म से प्रभावित है तो स्वाभाविक है कि अगर उसे मोटिवेट किया जाए तो अकबर ईसाई धर्म को स्वीकार भी कर सकता है। इसी चीज को सोच करके ये जेसुइट मिशन अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करने के लिए भारत आते हैं। लेकिन अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये मिशन फेल होते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों का पहले से ही ध्येय था कि भारत में ईसाई धर्म की स्थापना की जाए, और अगर सुल्तान उदार है, वह ईसाई धर्म को स्वीकार करता है, तो सुल्तान के नक्शे कदम पर चलकर अन्य व्यक्ति भी या उसके अमीर वर्ग या पब्लिक भी जो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, जो उसके आचरण का अनुकरण कर सकती है, वह ईसाई धर्म को स्वीकार कर सकती है। इसलिए लगातार 3 जेसुइट मिशन आते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। डालें पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से भारत को कुछ चीजें लाकर थी, जैसे तंबाकू, आलू, मक्का इत्यादि भारत लाए। तंबाकू, आलू और मक्का मध्य अमेरिका से भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। भारत में इससे पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने ही की, जो बाद में एक परंपरा के रूप में आ गया। कुछ ऐसे फल जो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में प्रचलित किए गए, जैसे अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा इत्यादि। ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रचलित किए गए, अर्थात ये अगल बगल के द्वीपीय नगरों से या बाहर से ला करके भारत में इनकी खेती करवाई इन्होंने। तो अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें पुर्तगालियों की देन भी हैं। ये भारत में चीजें नहीं थी, इन्हें बाहर से ला करके यहाँ प्रचलित करवाना भी पुर्तगालियों की एक ठीक चीज थी, जिसकी वजह से भारत इनके विषय में जान पाया। अन्यथा भारत भारतीयों तक ही रहता। तो पुर्तगालियों का आगमन यहीं तक। नेक्स्ट डच।
डच। चलिए नेक्स्ट 1595-96 ये टाइम था पहले डच अभियान का, जिसे पूर्व भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। ठीक, अगर हम लोग डच कंपनी की बात करें तो डच पहले हैं, डचों के बाद अंग्रेज आते हैं। भारत में फैक्ट्री की स्थापना डचों की पहले हुई, फिर बाद में अंग्रेजों की हुई। कंपनी स्थापना की बात करते हैं तो ब्रिटिश कंपनी पहले हुई, डच कंपनी बाद में हुई। लेकिन जब सीरियल देखा जाता है, क्योंकि कमीशन या जो इधर एग्जाम है उसमें सीरियल पूछता आने का, कौन सी कंपनी पहले आई कौन सी उसके बाद, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, देन फिर फ्रांसीसी, ये सीरियल होता है। अंततः आप हो सकता है कभी कभी डच वच नहीं पूछते हैं, डेन को पूछ लेते हैं, कोई एक गायब कर देते हैं, 4 में वो सीरियल हो जाता है। ठीक है, कार्नेलियस हाउटमैन ये व्यक्ति था जिससे पहली बार पूर्वी जगत में भेजा गया। 1595-96 में कार्नेलियस हाउटमैन को पूर्वी जगत में भेजा गया ताकि व्यापार के विषय में पता लगा सकें। ठीक है, और अंततः 1602 विभिन्न कंपनियां बनी, क्योंकि इस बीच में कई कंपनियां बन जाती हैं। इस बीच में 1602 में उन सभी कंपनियों को मिलाकर के एक नई कंपनी बनती है। इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कंपनी बनती है डचों की। अब अगर हम ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश कंपनी कब बनी? 1600 में। लेकिन भारत पहली बार कब आई? कंपनी का दल कब आया? 1608 में कैप्टन हॉकिंस। उससे पहले कोई दल नहीं आया था जो व्यापारिक स्थिति का पता लगा सके। इनकी कंपनी कब आए पूर्वी जगत से व्यापार के लिए? 1595-96। लेकिन यह जो कर्नल हाउटमैन के उस पे आता है, ये भारत नहीं पहुंचा। लेकिन पूर्वी जगत से व्यापार के लिए जो कंपनी बनी वो बनी 1602 में, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और यह पहले भारत आ गई व्यापार के। तो जब कंपनी बनने की बात करेंगे तो कंपनी बनने का जो सीरियल है वो पुर्तगाली, अंग्रेज और डच होंगे। लेकिन भारत आने की जब बात करते हैं तो उसमें पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज आएंगे। इतना अंतर है। तो प्रश्न क्या पूछता है ये ध्यान रखिए। इस कंपनी का बाद में नाम शार्ट किया गया। इसका नाम, मूल नाम रखा गया शार्ट नेम VOC। VOC VERENIDGE, पोस्ट ऑफ इंडिस कंपनी। VOC ये नाम रख दिया गया डच कंपनी का। लेकिन डचों का जो व्यापार है वो भारत के साथ बहुत ज्यादा नहीं रहा। इन्होंने मुख्यतः फोकस जो किया वो किया इंडोनेशिया इत्यादि के साथ, क्योंकि इनके व्यापार की जो प्रमुख वस्तु थी वो थी काली मिर्च, और काली मिर्च की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहां हो सकती थी? वो पूर्वी देशों के साथ। इसलिए इन्होंने भारत में सूती वस्त्र का ही जो थोड़ा बहुत व्यापार था वही किया, अन्यथा इन्होंने वहां पर ज्यादा फोकस की, और बाद में बेदारा का जो युद्ध हुआ उसमें ये हार गए, खत्म हो गया। दूसरा एक जो क्वेश्चन आया था उसमें यह था कि जो VOC कंपनी बनी इसके प्रबंध की बात आती है।
एक क्वेश्चन ये शायद पीसीएस या आईएएस में आया है। इसमें यह कहा गया कि जो प्रबंध की बात है यहां पर वीओसी कंपनी, वो कैसे था। तो इसमें 17 सदस्य का एक निदेशक मंडल बनाया गया। इसे 17 जेंटलमैन का नाम दिया जाता है। ठीक है, एक निदेशक मंडल या बोर्ड बनाया गया और इन्हीं के द्वारा इस कंपनी का संचालन किया जाता था। इसे 17 जेंटलमैन की भी संज्ञा दी जाती है। ये चीजें देखिए, जब ये कंपनी बन गई 1602 में, तो इस कंपनी को पहली बार 21 वर्षों के लिए पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। यानी यह पूर्वी जगत के साथ 21 वर्षों तक ही व्यापार करेगी। 21 वर्षों के बाद इस कंपनी को व्यापार करने के लिए क्या करना होगा, रिन्यूअल कराना होगा, यानी फिर से आदेश लेना होगा कि आगे भी हम व्यापार करना चाहते हैं। ये चीजें ठीक। ये डच जो है ये मूल रूप से काली मिर्च का व्यापार करते थे। ठीक, अब अगर मूल रूप से काली ही मिर्च का व्यापार करना है तो फिर भारत में काहे जबरदस्ती अधिकार स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत में तो काली मिर्च का उत्पादन भी इतना ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब काली मिर्च में प्रॉफिट ज्यादा है तो व्यापार भी किया जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि 17वीं शताब्दी में, यानी 16वीं शताब्दी में जब कंपनी स्थापित हुई तो उसमें कंपनी को औसत प्रतिवर्ष जो लाभांश था वो लगभग 20% था। यानी कंपनी का सारा खर्चा काटने के बाद लगभग 20% लाभांश आया। तो जब इन्होंने काली मिर्च का ही व्यापार करना, तो इन्होंने अपना मूल स्थान, व्यापारिक जो मूल स्थान था, वो भारत से शिफ्ट करके इंडोनेशिया को अपना बना दिया। और इंडोनेशिया में एक स्थान था, वहां पर इन्होंने एक शहर बसाया जिसे कहते थे बैटविया। इंडोनेशिया में प्रभुत्व की स्थापना, और प्रभुत्व की स्थापना के बाद 1619 में बैटेविया नामक नगर बसाया। ठीक, और संपूर्ण पूर्वी जगत में बैटविया ही इनके व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसी को इन्होंने अपना मुख्यालय बना दिया व्यापारिक गतिविधियों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिटा लें। सोलह 1605 में भारत की तरफ बढ़ते हैं, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। ठीक, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई 1610 में पुलिकट, इस साइड आ रहे हैं, पूर्वी साइड में पुलिकट में फैक्ट्री बनी। दूसरी फैक्ट्री रही होगी, और इसी पुलिकट को डचों ने अपना भारत में मुख्यालय बनाया। मुख्यालय आप अगर बना भी रहे हैं तो फिर चूंकि लाभ आपको यहां बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे उस क्षेत्र पर फोकस करने की जहां से आपको लाभ की मात्रा ज्यादा मिलती हो। तो अगर लाभ की मात्रा इंडोनेशिया में ज्यादा मिलता है तो फोकस आपका कहां होगा, इंडोनेशिया में, न कि भारत में। चूंकि सूती वस्त्र और छोटी मोटी काली मिर्च दक्षिण भारत में जो होते थे उसका व्यापार ये यहां से कर सकते थे। भारत में भी थोड़ा बहुत अधिकार की बात होती थी, तो इन्होंने यहां पर भी कुछ मुख्यालय बनाए, लेकिन प्रमुख फोकस जो था वो वहीं से हुआ।
ठीक है। पुलिकट से इन्होंने एक सिक्का जारी किया, वो भी स्वर्ण सिक्का, जिसे पैगोडा कहते थे। ठीक, यहीं पर इस सिक्के की ढलाई होती थी और यहीं से ये चालू भी हुआ, जो काफी समय तक प्रचलित रहा। भाई स्वर्ण सिक्का है तो वजन सोने का जो सिक्का होता है वो सोने के वास्तविक मूल्य के ही बराबर होता है। जैसे इस समय आभासी सिक्के चलते हैं, इनका वास्तविक मूल्य कुछ और होता है और वो आभासी मूल्य कुछ और होता है। जैसे 10 की एक नोट है कागज का, उसका वास्तविक मूल्य पता चलता है 1-2 पैसे हो सकते हैं, नहीं इससे भी कम हो, लेकिन उसका आभासी मूल्य जो है वो 10 रुपए। तो यहाँ पर स्वर्ण सिक्के जो भी होते थे उनका वास्तविक और आभासी मूल्य समान होता था। वो सिक्का चाहे जैसा हो, उस सिक्के का रूप परिवर्तित करने के पश्चात भी उसका मूल्य उतना ही रहता जितना पूर्व में उसके मूल्य का निर्धारण किया गया था। 1653 चिनसुरा बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना की। कहते हैं चिनसुरा बंगाल में फैक्ट्री की स्थापना के साथ से थी यहां व्यापारिक बस्ती भी बसाने का प्रयास किया गया था। 1664 बड़े सीधे साधे थे। 1664 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने डचों के लिए एक फरमान दिया, यानी डचों ने औरंगजेब से संपर्क स्थापित किया होगा तभी ये चीजें प्राप्त हुई। संपर्क स्थापित नहीं हुआ होगा तो शायद ये चीजें प्राप्त नहीं होती। अब फरमान क्या रहा ये देखते हैं। 3.5% यानी वस्तु पर 3.5% चुंगी देना था किसको? डचों को, मुगल बादशाह को। यानी 3.5% चुंगी देकर डच बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। देखिए, औरंगजेब ने फरमान जारी किया कब? 1664 में कि डच लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यदि व्यापार करना है तो उसके लिए उन्हें अपनी वस्तुओं पर उसके मूल्य का 3.5% चुंगी के रूप में देना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें और कुछ नहीं देना है। यानी यूरोपीय लोगों पर औरंगजेब ने मात्र 3.5% ही टैक्स आरोपित किया। उसके बाद फ्री था व्यापार, और कोई टैक्स आपको नहीं देना था। 1759 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेज वर्सेज डच इनके मध्य था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ठीक, और बेदरा के युद्ध ने ही डचों के भारत में भविष्य का निर्धारण कर दिया। और निर्धारण क्या था कि डच भारत छोड़कर स्वयं को इंडोनेशिया में ही स्थापित कर लेते हैं। यानी भारत में उनका जो भी बस्ती थी वो सभी बस्तियां अंग्रेजों के अधीन आ गईं और डचों ने स्वयं को इंडोनेशिया तक ही यानी पूर्वी जगत तक ही सीमित कर लिया, जिन क्षेत्रों से वो काली मिर्च का व्यापार कर सकते हो। ठीक है, अगर इनकी हम व्यवस्था की बात करें लास्ट, तो डच व्यापारिक व्यवस्था जो थी यह सहकारिता
या कार्टल के ऊपर आधारित। सहकारिता के आधार पर थी। ठीक है, तो ये डचों का, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट अंग्रेज। अंग्रेज 1600 में कंपनी बनी। 1599 में लंदन के मेयर के नेतृत्व में कुछ व्यापारियों का एक बैठक होता है और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक कंपनी बनाकर, एक समूह बनाकर क्यों न भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिशर्स भी आगे हैं। अंततः उन लोगों के एक मिश्रित से एक निर्णय लिया गया और अंततः उन लोगों ने एक कंपनी बनाई, जिसे 1600 में महारानी ने एक अनुज्ञा पत्र दिया। उस अनुज्ञा पत्र के साथ कि ये जो कंपनी बनी है यह भारत के साथ व्यापार कर सकती है। ये चीजें हुई, लेकिन महारानी की डेथ हो गई। बाद में जेम्स प्रथम शासक बने, तो जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम एक पत्र लिखकर, कि शासक को एक पत्र लिख रहा है तो कुछ न कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त हो सकती है, कैप्टन हाकिंस को भारत भेजा। लेकिन चूंकि अकबर के नाम से लाए थे, कैप्टन हाकिंस 1608 में पहुंचे। उस समय तक अकबर की डेथ हो चुकी थी, तो अकबर के नाम पत्र लेकर कैप्टन हाकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि कैप्टन हाकिंस पहुंचा कब था, तो वो तो आप जानते हैं 1608 जहांगीर रहे हैं उस समय शासन। लेकिन जो पत्र में उल्लेख था किसके नाम से, तो अकबर के नाम से पत्र लेकर के आया था। ठीक है, क्योंकि वहां उस समय अकबर को ही भेजा, जानते थे कि अकबर की डेथ नहीं हुई है, शासक अकबर ही है, इसलिए ऐसी चीजें थी। ठीक है, अंग्रेजों का जो आगमन था वो डचों के बाद हुआ। पहली चीज कि अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ और कंपनी की स्थापना पहले हुई। इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। डचों का आगमन 1595-96, अंग्रेजों का आगमन 1608, डचों का आगमन 1505, कंपनी की स्थापना अंग्रेजी कंपनी 1600 में, डच कंपनी 1602 में। ठीक, तो आगमन डचों के बाद, कंपनी की स्थापना डचों से पहले, यानी डच कंपनी से पहले कंपनी की स्थापना, लेकिन आने का जो क्रम है वो डचों के बाद का है। ठीक, 1599 क्या हुआ, जैसे हमने बात किया कि लंदन के जो मेयर थे उनके ही अधीन ये बातें हुई और 1599 में ही कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का उद्देश्य जो रखा गया वो था पूर्वी देशों के साथ व्यापार का। कंपनी का मूल उद्देश्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, अर्थात अब अंग्रेज भी भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। ठीक है, कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है, जल्दी पूछा नहीं जाता है, वरना अगर आप कुछ जानना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, सबसे बड़ा नाम इसी का। ऑप्शन में जब भी ईस्ट इंडीज सबसे बड़ी गवर्नर से स्टार्ट हो, ब्रिटिश कंपनी थी। ज्यादा पूछा नहीं गया, ज्यादातर 1833 के बाद इसी कंपनी का नामकरण बदल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी दे दी गई, तो चीजें वही आती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, महारानी ने इस कंपनी को 1600 नवंबर 1600
में आज्ञा पत्र दिया। यानी 1599 में कंपनी की स्थापना होती है। 1600 में महारानी ने इस कंपनी को आज्ञा पत्र दिया, अर्थात कंपनी अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए अधिकृत कर दी गई है। कंपनी अब व्यापार कर सकती है। ये चीजें थी सबसे पुरानी कंपनी। बाद में भी कुछ कंपनियां आई, बाद में सबमर्ज होती चली गई, अलग चीजें हैं। अब प्रबंध देखा जाए इस कंपनी क्या था। भाई कंपनी का गठन हुआ है तो कंपनी का संचालन कैसे होगा, ये भी चीजें आएंगी। तो इस प्रबंध में एक निदेशक बनाया गया, फिर एक ही उपनिदेशक निदेशक बनाए गए, 24 सदस्य बनाए गए। ठीक, 24 सदस्य कह गए। ये जो पूरी कमेटी बनी प्रबंध समिति, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल कहा गया। दोनों चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल कहा गया। अब समस्या यह थी कि इनका चुनाव कैसे होता। तो इनका जो चुनाव था वो चुनाव कंपनी में, कई निजी कंपनी है, अनुमति सिर्फ राजा महारानी से मिली हुई है, लेकिन इसमें सरकार ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो कंपनी को स्थापित करने में जिन लोगों ने अंशधारिता की थी, यानी जिन लोगों ने पूंजी लगाई, यानी मालिक, कंपनी के कई मालिक जो भी थे, जे लोग सामूहिक रूप से बहुमत के आधार पर कंपनी के निदेशक, उपनिदेशक और सदस्यों का चुनाव करते थे। यानी कंपनी के संचालन में भी कंपनी में अंशधारी व्यक्तियों का ही पूर्ण अधिकार था। सरकार सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को कभी भी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो अधिकार दिया गया था उसे रद्द कर सकती थी। वो इसमें सरकार ने, जो महारानी ने आज्ञा पत्र दिया, उसमें इस बात की साफ साफ उल्लेख किया गया कि सरकार जब भी चाहे या राजा या रानी जब भी चाहे इस कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। ये चीजें यहां दी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा 3 अन्य कंपनियां बनती हैं। भाई एक ही व्यक्ति तो हमेशा व्यापार में लाभ नहीं ले सकता। धीरे धीरे और भी लोग आए ऐसे जो चाहते थे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें और अधिकतम लाभ अर्जित करने का प्रयास किया जाए। तो यहां पर ये 3 कंपनियां और बनती हैं। 1688 में, देखिए 1600 और 1688 यानी 88 साल तक लोगों को इस बात की नहीं, यानी उस समय कंपनी का लाभांश कम रहा होगा या इतना ज्यादा रहा हो कि लोगों के सामने ओपन ना हो पाया कि बहुत ज्यादा लाभ है, तुरंत आ जाए, ऐसी चीजें नहीं रही होंगी। 1688 में एक कंपनी बनी जिसे कहा गया न्यू इंडिया, सॉरी न्यू कंपनी, पेपर का नाम याद आ जाता है, न्यू कंपनी। दूसरी कंपनी बनी 1698 में, जनरल सोसाइटी। तीसरी कंपनी भी 1698 में बनी, नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन ईस्ट।
ये 3 कंपनियां बनी। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से इतने दिन हो गया था तो कुछ संबंध भी अच्छे नहीं थे सरकार के, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार न्यू कंपनी को दिया गया। क्योंकि 1688 में ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और वहां संवैधानिक व्यवस्था स्थापित होती है। जब संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई तो जिस दल की सरकार बनी उस दल के लोगों को न्यू कंपनी ने लगभग 2 लाख उधार दिया, मुद्रा। तो जब सरकार बनती है तो सरकार ने क्या किया कि सारा व्यापारिक अधिकार न्यू कंपनी को दे दिया, लेकिन व्यापार करने का जो अनुभव था वो पुरानी कंपनी के पास था। इसलिए इस व्यापार में न्यू कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा लगा, डूबने के कगार पर आ गई। तो कंपनी अगर डूबने के कगार पर आती तो ये समस्या थी कि अब करे तो क्या करे। इसलिए इन्होंने कुछ न कुछ करने के लिए 1708 एक समझौता चालू हुआ तीनों कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। ये था कि चूंकि आप लोग नए हैं, व्यापारिक स्थिति नहीं जानते भारत के साथ कि लाभ कैसे अर्जित किया जाए, वो कंपनी पुरानी थी, काफी समय से कार्य कर रही है, उसके पास ऐसे लोग भी हैं जो व्यापार में संलग्न है और लाभ बराबर प्रदान कर रहे हैं, तो क्यों ना अधिकार उसी कंपनी को दे दिया जाए। तो जब इस बात की बात आई तो 1708 में इन सभी कंपनियों का विलय हो गया। कहां? यूनाइटेड कंपनी में, द यूनाइटेड कंपनी में, यानी जो पुरानी कंपनी थी उसी कंपनी में विलय हो गया। जो पहले सबसे पहले स्थापित हुई उसी कंपनी में इनका विलय हो गया और इसका संक्षिप्त नाम 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसी में नाम परिवर्तन किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट से पूर्व ये चीजें, तो पुराना नाम था बहुत लंबा सा, वही चलता रहा। 1833 के चार्टर एक्ट से 61 ने देखिए स्थिति क्या थी। यह कंपनी 1708 में जब तीनों सारी कंपनियां मर्ज हुई ब्रिटेन की, तो 1707 में स्थिति क्या थी कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। पहली चीज 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु से पहला जो प्रभाव पड़ा वो कि मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर हो गया, पहला। दूसरा, 1707 तक सभी कंपनियों के एक में मर्ज होने से ब्रिटिश कंपनी की शक्ति में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि सब एकजुट हो गए तो शक्तियां बढ़ेंगी। अब कंपनी के पास 1717 में और से लोग आ जाएंगे। 1715 सरमन मिशन, जॉन सरमन मिशन, 9 में नॉरिस मिशन आया, 15 में जॉन सरमन मिशन आया, जिसमें फर्रुखसियर काफी प्रभावित हुए, क्योंकि उसमें एक डॉक्टर आए थे हैमिल्टन। उन्होंने एक ऐसा बहुत ज्यादा दर्द देने वाला रोग कोई था फर्रुखसियर को, जिससे इनको निजात दिला दी। फर्रुखसियर का ट्रीटमेंट किया और उससे ये छुटकारा पा गए। तो काफी समय से उस रोग का इलाज ये करवा रहे थे हकीम हुक्कामों के द्वारा, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन डॉक्टर ने इनको उससे मुक्ति दिलवा दी। ये बड़े प्रसन्न हुए और इन्होंने 1717 में कंपनी को, यानी अंग्रेजी कंपनी को, एक फरमान जारी किया, जिसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
इसमें यह था कि 3,000 रुपए देकर के ये संपूर्ण भारत में फ्री व्यापार कर सकते हैं। ये चीजें थी और 2-3 चीजें थी, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए स्थिति क्या थी कंपनी का। इधर 1708 में कंपनी का विलय, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और 1707 के बाद स्थिति क्या, मुगल साम्राज्य पतन की ओर। तो अगर मुगल साम्राज्य पतन की ओर है तो कंपनी के लिए एक मौका मिल सकता था। 1717 में कंपनी को एक अच्छा खासा उपहार स्वरूप फर्रुखसियर का फरमान मिल गया। अगर कंपनी को फरमान मिल गया और व्यापारिक एकाधिकार संपूर्ण भारत में जहां जहां भी मुगल सल्तनत स्थापित था, जहां जहां भी लोग उसको मानते थे, वहां चीजें छूट मिल गई, तो कंपनी के लिए अच्छी चीज थी। कंपनी आगे और ज्यादा वृद्धि कर सकती है। यहां पर हुआ भी ठीक वही। ये चीजें कंपनी के भाग्य की निर्धारक थी। आपसी द्वंद्व खत्म हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी ब्रिटिश कंपनी का भाग्य भी अच्छा था, इसलिए उनके साथ ये घटनाएं टाइम टू टाइम घटती चली गई। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। बात हम लोग ब्रिटिश कंपनी की ही करेंगे, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस के आने के पश्चात भारत में कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन जब फरमान मिला 1685 से पहले, कंपनी ने एकाधिकार स्थापित करने की बात की और उसमें जो ब्रिटेन जॉब चार्नॉक से पूर्व गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने निदेशक मंडल को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा कि भारत के साम्राज्य का अपना जो व्यापारिक अधिकार है उसे हमें ताकत और तलवार के बल पर स्थापित करना चाहिए, जिसकी वहां से अनुमति भी मिल जाती है। और इन अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। लेकिन जब हुगली को लूटा तो चूंकि औरंगजेब जैसा शासक था, उसने तुरंत अंग्रेजों पर हमला किया, अंग्रेजों को पराजित किया और ये लोग फुल्टा द्वीप, जिसको कहते हैं कि ज्वारग्रस्त द्वीप था, वहां भागने के लिए मजबूर हुए। काफी अंग्रेजों की डेथ हो गई ज्वार से और अंतर्जात चारनाक ने बातचीत प्रारंभ की और औरंगजेब के द्वारा पुनः इन्हें वापस लौटने का अनुमति दे दिया गया। अब अगर वापस लौटते हैं तो एक जो अधिकार था कि हम लोग आक्रमण करके कुछ भी कर सकते हैं, वो मनोबल टूट गया था। लेकिन अब समय चाहिए था अंग्रेजों को कि एक ऐसा समय आए जब मुगल सुल्तान कमजोर हो। अगर मुगल सुल्तान कमजोर होता है तभी हम राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो अंग्रेजों के मन में इसी समय से यह बात आ गई कि भारत में मुझे राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना है और उस राजनीतिक अधिकार के माध्यम से ही हम व्यापारिक एकाधिकार भी संपूर्ण भारत में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आगे की क्लास है उसको हम लोग अब कल देखते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।